नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो LLB किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं और MIT से MBA किया हुआ है। बजाज ग्रुप के कार्यकारिणी निदेशक से अवकाश प्राप्त हैं। YPA एडवाइजरी लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक हैं। अनुस्वार साहित्यिक पत्रिका के संपादक हैं। कानून विषय पर आपकी 36 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी साहित्य में 73 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 25 से अधिक पुस्तकों का संपादन किया हुआ है। आप हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर संजीव कुमार जी। डॉक्टर संजीव कुमार जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर। आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। हमारा पहला प्रश्न इस तरह से है कि आज का युवा हिंदुस्तानी भाषा से दूर होता जा रहा है, जुड़ नहीं पा रहा है, क्या कारण है, हमें साझा करें। देखिए, मेरी सोच में 3 कारण हैं जी। सबसे पहला कारण तो ये है कि हम अभी तक देशव्यापी शिक्षा नीति नहीं बना सके हैं जी, जिसमें हम एक भाषा में सारे लोगों को पिरोने का प्रयास करें। क्या बात है। हिंदी एक राष्ट्रभाषा के तौर पर, एक संपर्क भाषा के तौर पर, एक राजभाषा के तौर पर होनी चाहिए जी। लेकिन इतने बड़े देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है जी। थोड़ा भी विचारणीय विषय है। दूसरा, अंग्रेज़ी को इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जी कि हर कोई चाहता है कि वो अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेज़ी बोलने लगे। अंग्रेज़ी अच्छी भाषा है, विश्व की संपर्क भाषा है और हमें सीखना चाहिए, लेकिन उसे इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत भी नहीं लगती है कि हमारी अपनी राष्ट्रभाषा या हमारी अपनी राजभाषा कमज़ोर हो जाए। तीसरा कारण यह है कि अभिभावकों ने ये मान रखा है कि जहाँ इंग्लिश है वहीं सब कुछ है। क्या वही बच्चों का भविष्य है? वहीं बच्चों का भविष्य है, वहीं बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हिंदी पर अभिभावकों के द्वारा भी तवज्जो नहीं दी जाती जी। वरना हमें ख्याल है, याद आता है कि हिंदी की पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए हम लोगों के घरों में आया करती थी जी। और हम उनको पढ़ते थे। उससे 3 फायदे होते थे। पहला ये कि हमारी हिंदी अच्छी होती थी, दूसरा ये कि हमारी शब्दावली में वृद्धि होती थी जी। और तीसरा ये हम अपने भारतीय संस्कृति और साहित्य के साथ में एक अधिक जुड़ाव रख सकते थे। बिल्कुल सही। लेकिन वो चीज़ें कम हो गई हैं, तो सारे ही स्तरों पर इसमें प्रयास की आवश्यकता है। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हाल ही में आपके द्वारा रचित शतकीय पुस्तकों का एक समारोह हुआ जिसमें देश के कोने कोने से वरिष्ठ साहित्यकारों का जमावड़ा रहा, उस विषय पर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। देखिए, हमने 1973 में पहली कविता लिखी होगी जी, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है जी। और 1975 में वो हमारी कविता प्रकाशित हुई जी। तो हमारे लेखन का कार्य 1975 से तो हम कह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने लंबे अंतराल में 2 परिस्थितियाँ रही। पहली चीज़ तो ये कि हम अपने कारपोरेट और व्यवसाय के साथ जुड़े रहें, तो हम ज़्यादा चर्चा में नहीं आ सके जी। जो कुछ लिखा वो भी प्रकाशित नहीं हो सका क्योंकि उधर समय नहीं था जी ध्यान देने का। तो जब हमने VRS लिया, अवकाश ग्रहण किया कार्यकारी निर्देशक के पद से बजाज में जी, तो उसके बाद मैंने सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उनको प्रकाशन के काम में, प्रक्रिया में इंट्रोड्यूस किया जी। बनते बनते इतना लिखावट थी कि 100 किताबें हो गई। क्या बात है, क्या बात है। 14 महाकाव्य हैं हमारे जी और 45 संग्रह हैं, बच्चों की किताबें हैं, 5 अनुवाद हैं, आलोचना ग्रंथ हैं जी और कुछ संपादित ग्रंथ हैं। क्या बात है। संपादन में मूल रूप से हमने 2 प्रकार के ग्रंथ हम उल्लेख कर सकते हैं। पहला तो ये कि हमने भारतीय लोक साहित्य को एक जगह पर एकत्र करके एक ही सेट के अंदर उसको तैयार करने का प्रयास किया। जी। दूसरा, ऐसे ही लेखकों को जो प्रसिद्ध लेखक रहे जिनका समग्र पढ़ने योग्य है वो तैयार किया। और तीसरा ये कि
प्रवासी भारतीयों द्वारा जो कुछ लिखा जा रहा है उसको भी संकलन करने का प्रयास किया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा प्रयास है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे, जैसा आपने बताया कि सन 1975 में आपकी पहली रचना प्रकाशित हुई थी, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उस पहली रचना के कुछ अंश अगर आपको याद है तो हमारे दर्शकों से साझा करें। जी। जो मेरी पहली कविता थी उसका शीर्षक था प्रतीक्षा। जी। और कविता इस प्रकार थी। जी, स्वागत। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ। वाह। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ। वाह। द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। आहा। शून्य है पथ स्नेह लत पथ देखती रथ में, प्राण तेरे प्राण का प्रण लेखती अथ में। वाह। देखना पथ छोड़ दूँ क्यों, देखना पथ छोड़ दूँ क्यों, वो अनिच्छा हूँ द्वार पर तेरे खड़े हूँ मैं प्रतीक्षा। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। डॉक्टर साहब, आपने 100 से अधिक पुस्तकें रचित की हैं, तो यहाँ ये जानने की जिज्ञासा पैदा हो रही है कि जब आपने पुस्तकें रची हैं, पुस्तक कृतियाँ आपने लेखन किया है, उस दौरान जो आपने लेखन किया, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये आपकी अपनी कहानी है, अपने अंदर महसूस हुआ हो और रोंगटे खड़े हुए हों? देखिए, कविता आत्मा का की सृष्टि है, आत्मा से सृजन होता है। जी। तो कहीं ना कहीं आपके भाव उसमें अंशतः या पूर्णता शामिल होते हैं। जी। तो जब आप लिखते हैं, भले ही आप महाकाव्य लिख रहे हों या कविता लिख रहे हों, तो दोनों में आपके विचारों की छाप तो आती ही है। जी। कुछ ऐसे चरित्रों पर मैंने काम किया जहाँ मुझे वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाने वाली। क्या बात है। जैसे हमारी एक प्रबंध काव्य है तिष्य रक्षिता। जी। जो अशोक की चौथी पत्नी के विचार और चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। जी जी जी। दूसरी माधवी, ये मेरा महाकाव्य है और इसमें माधवी के जीवन चरित्र पर किया। जी। तीसरी अहिल्या। जी। अश्मा के नाम से मैंने वो पुस्तक लिखी है, जिसमें अहिल्या के चरित्र का एक नया आयाम प्रस्तुत करने का प्रयास। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बासल दत्ता, बहुत बढ़िया। उर्वशी, कोणार्क, ये सारे हमारे ऐसे हैं जो लीक से हटकर एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने अपने ऐसे संस्मरणों को हमारे दर्शकों से साझा किया। हम आगे बढ़ते हैं। सूत्रों से पता चला है कि आपने डिजिटल और प्रिंट में सैकड़ों वरिष्ठ साहित्यकारों के साक्षात्कार किए। जी हाँ। उन साक्षात्कार के दौरान किसी साहित्यकार से सुनी बातों से या उनके साक्षात्कार के प्रति उत्तर पर आपको कभी भावुक होना पड़ा हो, ऐसा कोई संस्मरण भी साझा करें। एक साहित्यकार हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा। जरूर जरूर, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये बताया कि उनको बचपन से ही लिखने का शौक था। जी। और उनके पिताजी को इस चीज़ से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे वो इसको। तो जब भी कोई कविता लिखी हुई उनकी देख लेते उनके पिताजी जी, तो उनकी पिटाई हो जाती है। ओहो। चूँकि कविता में लगे रहे तो पढ़ाई थोड़ी कमज़ोर रही। जी 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 जी। प्रगति देर से शुरू हुई जी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी उनको ये रही कि वो लिखते और उसको नष्ट कर दिया जाता, लिखते और उनको नष्ट कर दिया जाता, और उनके लिए जीना दूभर हो गया था एक तरीके से इसी कारण से। क्या बात है। लेकिन फिर भी उनका साहस, उनका धीरज कि उन्होंने लिखना जारी रखा और आज वो एक रिकॉग्नाइज साहित्यकार है। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा संस्मरण आपने सुनाया। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने पौराणिक लेखन ज़्यादा किया है, आपके द्वारा जो कृतियाँ हैं आपने पौराणिक ही लेखन क्यों किया, ये भी साझा करें हमारे दर्शकों से। जी जी, सुंदर प्रश्न है जी। मेरा लेखन कार्य या महाकाव्य जो भी हैं वो पौराणिक जी ऐतिहासिक है। जी जी जी। मुझे अध्ययन के दौरान मैंने सारा ही पढ़ा, वेद भी पढ़े मैंने, पुराण भी पढ़े मैंने, कुछ उपनिषद भी पढ़े मैंने जी, और धार्मिक ग्रंथ और कथाएं आदि पढ़ी मैंने, रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़े जी। उन सबको देख के मुझे ये लगा कि बहुत से चरित्र ऐसे हैं जी जिन पर न्याय नहीं हुआ, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, और उनको एक नए दृष्टिकोण से उसको वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना आवश्यक है।
तो इसलिए मैंने पौराणिक चरित्रों का चयन किया जी। और एक के बाद एक जो मेरी पुस्तकें आ रही हैं प्रबंध काव्य के रूप में, वो पौराणिक चरित्रों और ऐतिहासिक चरित्रों का ही विवेचना है उनमें। वाह। मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको देखने का प्रयास किया गया और जहाँ जहाँ ऐसा लगा कि वो सिर्फ मिथ था, वहाँ वहाँ उसको व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया। क्या बात है। क्या डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि ऐसा उनके साथ ठीक नहीं हुआ, क्या लेखन में परिवर्तन लाने से क्या असल ज़िंदगी में ये परिवर्तन आ सकता है? देखिए, लेखन आत्मिक सोच की अभिव्यक्ति है और आपका व्यवहारिक जीवन भी आपकी सोच पर ही निर्भर करता है जी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक साहित्यकार समाज से प्रभावित होता है, सामाजिक परिवेश से प्रभावित होता है, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश से प्रभावित होता है और उसी के प्रभावित होने के अनुरूप वो अपना सृजन करता है, चाहे वो कथा लिखे, कहानी लिखे, लघु कथा लिखे या कविता लिखे। जी जी जी। तो उसकी छाप रहती है। तो जो लिख रहा है वो आत्मसात करने के बाद लिख रहा है जी, तो आत्मा पे उसका असर तो रहेगा ही। क्या बात। और स्वाभाविक रूप से अपने व्यवहारिक जीवन में भी अंशतः पूर्णतः प्रभावित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। जैसा कि सभी जानते हैं कि युवा शक्ति राष्ट्र की ताकत होती है और भारतीय संस्कृति और साहित्य देश की पहचान है, भारतवर्ष की पहचान है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि आज की युवा शक्ति साहित्य जैसे शब्द से, साहित्य जैसी रचना से, गणना से बहुत दूर है। उसे नहीं मालूम कि साहित्य किसे कहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था जी, मूल मसला ये है कि हम बचपन से ही बच्चे को कहाँ एक्सपोज कर रहे हैं, कहाँ उसे जोड़ रहे हैं जी। अगर उसे हम अपने सांस्कृतिक धरोहर के साथ जोड़ेंगे तो उस धरोहर को अपने कंधे पर लाद के ले जाएगा जी, बड़े होने तक और बिल्कुल सही कहा अपने बच्चों को भी देगा जी। लेकिन जब हम उसे शुरू से ABCD सिखाना शुरू कर देते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य से उसका परिचय नहीं कराते हैं, उसे दादी नानी की कहानियाँ सुनने को नहीं मिलती हैं, उसे गूगल देखने का और YouTube देखने का मौका ज़्यादा मिलता है जिसमें तीव्र गति से चित्र बदलते हैं और उनके परिणाम स्वरूप उसकी जो स्मरण शक्ति है वो प्रभावित होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर कैसा लगता है कि असली तौर पर अगर कहा जाए तो अभिभावक ज़्यादा जिम्मेदार है। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने। ना वो खुद पढ़ते हैं और ना बच्चों को पढ़ने देते हैं। क्या बात है। आज आप अपना घर का बजट बनाते हैं जी जी, तो उसमें 1 या 2% साहित्य के लिए भी रखना चाहिए कि किताबें खरीदेंगे, मैगजीन खरीदेंगे। हम लोग तो इंतजार करते रहते थे कि कब मैगजीन आएगी, धर्मियों का आएगी, कब कादम्बरी आएंगे, हम पढ़ेंगे। वाह। तो वो बदलना पड़ेगा, मौसम बदलना पड़ेगा, जीवन शैली में भी इस चीज़ को जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के आपको युवा शक्ति भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक मिलेगी। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। एक और जिज्ञासा पूर्ण प्रश्न आ रहा है। जैसे कि आपने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, क्या आपके मन में आपकी कोई जिज्ञासा है कि अन्य विषयों पर भी और भी पुस्तकें लिखी जानी चाहिए? वो कौन कौन से विषय हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अपने स्वाभाविक लेखन के अतिरिक्त हमने लोक साहित्य पर काम करना शुरू किया जी। जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं उनके समग्र तैयार करने का प्रयास किया जी, कई विधाओं में और कई भाषाओं में जी। तो मैंने स्वयं भी 5 आलोचना ग्रंथ लिखे हैं और अन्य विधाओं में भी कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रस्तुत कर सकें कुछ। जी जी जी। जैसे बाल साहित्य पर प्रस्तुति कर रहे हैं जी। तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, संसार, साहित्य का संसार बड़ा विशद है, इसमें काम करने की कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उसे एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो वो पाठकों को भी उसका लाभ अर्थ लगता है। जी जी। वो किताब खरीदने के लिए उत्साहित होते हैं और पढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं। क्या बात तो मेरा यही विचार है कि अब थोड़ा सा हम मिथिकल या आध्यात्मिक पर भी ध्यान दें। पौराणिक चरित्रों पर तो हम लिख रहे हैं, जैसे वर्तमान में हम दुर्योधन की पत्नी भानुमति पर लिख रहे हैं। जी जी जी। एक खंड काव्य लिख रहे हैं। तो इस तरीके से भी ये चलता रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रकाशन के क्षेत्र में हमने हार्ड बाउंड
पेपर बैग 2 इंट्रोड्यूस किए थे। जी। फिर मैंने किंडल बुक्स इंट्रोड्यूस करी जो ग्लोबली अवेलेबल हैं। जी इंडिया नेट बुक्स के नाम से जो हमारा प्रकाशन है वो इंडिया में भी है जी। और अमेरिका में भी है। क्या बात, तो हम ग्लोबली अवेलेबल हैं, ग्लोबली सेवाएं हमारी अवेलेबल बहुत हैं। अच्छे, बहुत और अच्छे। कम से कम 15 देशों के रचनाकारों की पुस्तकें हम छाप चुके हैं। क्या बात है, बहुत तो शुभकामनाएं आपको। हमारा ये प्रयास है कि प्रवासियों को भी जोड़ा जाए। प्रवासी साहित्य संगमन के नाम से हमने एक समूह बनाया है जिस पे काम हो रहा है, और बहुत जल्दी उसकी पहली किताब कविता संग्रह प्रकाशित हो रहा है, पंछी मेरे देश के। वाह वाह वाह, इस नाम से वो प्रकाशन में आ रहा है, मुझे लगता है 15 अगस्त तक आ जाएगा। क्या बात। तो इस प्रकार के नए नए प्रयोग या नए नए साहित्यिक योजनाएं हम लागू कर रहे हैं। जी 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 जी। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक साहित्य लोगों तक पहुंचे। चलिए, बहुत अच्छा। जैसा कि अभी मैंने दर्शकों को बताया कि आप पिछले 5 दशक से लेखन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और आपके अनुभव जो है हमारे दर्शकों को मिल रहे हैं। एक जिज्ञासा भरा प्रश्न ये है कि आप पिछले लगभग 5 दशक से लेखन और पाठन कर रहे हैं। 5 दशक के पूर्व जो आपने लेखन किया या पाठन किया, उसमें और वर्तमान के लेखन में क्या परिवर्तन आया है? अच्छा प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। जी। मैंने जब शुरू में लिखना शुरू किया, जैसे आपको पहली कविता सुनाई जी 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 जी। तो हमारी भाषा में थोड़ा क्लिष्टता होती थी जी। लेकिन धीरे धीरे हमने महसूस किया कि क्लिष्टता को बंद करके सर्वग्राह्य भाषा का प्रयोग किया जाए। तो इसलिए हमने जो है ना, अब जो कविताएं हम लिखते हैं उनमें साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं। जी। लेकिन क्या उस समय जो रचना या कविता जो अपना संदेश देती थी, जो आज जो बदलाव आया वही संदेश देती है? वो उसमें कोई बदलाव नहीं होता जी। संदेश वही जाता है जी। अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति वैसी ही होती है। शब्दों के चयन से कई बार क्या होता है कि उसकी प्रस्तुति या उसके मीटर जिसे बोलते हैं, छंद बोलते हैं, जी 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 जी, वो विधाएं जो होती है, हाँ, तो उसको थोड़ा बदलना पड़ता है। जी, नयापन आया है लेखन नयापन में। आया। क्या बात है, क्या बात और है, लोगों ने पसंद किया। क्या बात है। हम आगे चलते हैं। जैसा कि कल ही उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान ने अनेक पुरस्कार घोषित किए हैं, बड़े बड़े साहित्यकारों के लिए पुरस्कार घोषित किए हैं। कोई 8 लाख का, कोई 6 लाख का, 4 लाख का, 2.5 लाख का, ऐसे। लेकिन इतना काम होने के बावजूद भी हिंदी पाठक हमारे पास नहीं है। ये कहें कि हिंदी या पाठक की व्यवस्था बहुत कम है, पाठक क्यों नहीं इस तरफ जुड़ता, क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला कारण जो है वो ये है कि लेखन कार्य तो हो रहा है लेकिन गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जी। दूसरी चीज़ ये, मैं नहीं कहूँगा कि लेखक पढ़ नहीं रहा, वो किताब नहीं खरीद रहा, तो वो किंडल बुक में पढ़ रहा है, वो सोशल मीडिया में पढ़ रहा है, फेसबुक वगैरह पे जो आप लेखन अपना प्रस्तुत करते हैं। जी। तो मेरे विचार से तो इसमें वृद्धि हुई है, पाठकों की वृद्धि हुई है। पाठकों की वृद्धि हुई है, जो हमें दिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो हार्ड बाउंड या पेपर बैग में उसका ना प्रयोग करके डिजिटल का प्रयोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एज एक प्रकाशक के तौर पर भी धीरे धीरे हमारी जो डिमांड है पुस्तकों की बढ़ती जा रही है। अच्छा। और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छी संख्या में पाठक जाते हैं। तो अगर उनको रुचि नहीं होगी तो वो क्यों जाएंगे? क्या बात है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पाठकों को अच्छा साहित्य अगर दिया जाए, जी, गुणवत्तापूर्ण साहित्य दिया जाए तो पढ़ना अवश्य चाहेंगे। जी जी, बहुत अच्छे। बहुत आपके प्रति उत्तर से बड़ा मन आनंदित हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम प्रश्न करते रहें और आपको सुनते रहें। हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब जी। आजकल मौजूदा स्थिति में जो डिजिटल युग है उसमें साहित्य का क्या भविष्य है? देखिए, कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि साहित्य से लगाव कम हो जाएगा जी, इसलिए क्योंकि प्रिंट मीडिया में पाठक इंटर नहीं कर रहा जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले साहित्यिक पुस्तकों को खरीदने के लिए जी, दुकान जाना पड़ता था। जी। आज वो अपने रुचि की पुस्तकें छांट के अमेज़ॉन पे ऑर्डर दे देता है, जी, किताब उसको मिल जाती है। तो इससे व्यवहार जिसे कहते हैं, ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं, ट्रांजैक्शन में सिंप्लीफिकेशन आया, सरलीकरण हुआ है और लोगों की एक्सेस बढ़ गई है। तो इससे
पाठकों की संख्या में स्लोली धीरे धीरे वृद्धि होनी चाहिए। जी जी जी। दूसरा चीज़ ये है कि पाठक सोशल मीडिया के साथ भी अटैच है। भारत में तो विशेषकर सोशल मीडिया का बड़ा बोलबाला है जी। तो वहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। बस वापस वहीं ले जाऊंगा कि अगर गुणवत्ता नहीं मेंटेन रखी गई, लेखकों के द्वारा अनाप शनाप लिखना तो जारी रखा गया लेकिन उसे अच्छी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया तो रुचि कम हो जाएगी, पाठकों की संख्या गिर सकती है, गिर सकती है। देखेंगे अरे कचरा है किनारे तो वो हमें बचना होगा। इसके लिए लेखकों को प्रयास करना ज़रूरी है। लेखक ऐसे ही कुछ भी लिखा और डाल दिया फेसबुक पे, उससे बचना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, समय की एक सीमा होती है साक्षात्कार की और वो सीमा लगभग नज़दीक आ गई है। हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न करेंगे कि आप भारत देश के युवा साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा साहित्यकारों में जोश है, उत्साह है और अच्छा लिख रहे हैं, भांति भांति का लिख रहे हैं, कई जगहों पर नई संरचनाएं भी हो रही हैं जी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप एक पेज लिखते हैं तो आपको 10 पेज पढ़ने चाहिए। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी कमी है आज के लेखकों की, नवोदित लेखकों की या उदीयमान लेखकों की, कि वो अध्ययन कार्य कम कर रहे हैं, पढ़ कम रहे हैं। जब तक वो ढंग से पढ़ेंगे नहीं तब तक वो कढ़ेंगे नहीं। वाह। और जब तक वो कढ़ेंगे नहीं तब तक उनकी स्वीकार्यता में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। जी जी जी। तो इसलिए एक ही संदेश देना चाहूँगा, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। वाह वाह वाह। डॉक्टर संजीव कुमार जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों को भी धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।